एक तरफ उस अनजान शक्ति ने रोहित को खत्म और दूसरी तरफ अपने घर में मोहिनी आराम से सो रही थी। रात के तकरीबन 3 बजे उसको वही सांसों की आवाजें आने लगी। उसने उठकर देखा तो वो आवाज अभी भी उसी खिड़की से आ रही थी, लेकिन इस बार उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर देखे। मुझे इन आवाजों को इग्नोर करना सीखना। उसने अपने कानों पर हाथ ढक लिए और जोर से अपनी आंखें मीचकर लेटी रही। सुबह जब सभी लोग जगे तो उसके घर के आसपास मातम का माहौल था। मम्मी, ये रोहित के घर के आसपास इतनी भीड़ क्यों जमा है? क्या अच्छा खासा लड़का था, पता नहीं किसने उसकी हत्या कर दी। ये बात सुनकर मोहिनी को एक झटका सा लगा। शायद वो भी पहली नजर में ही रोहित को दिल दे बैठी थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर। मम्मी, मैं अपने काम पर जा रही हूँ, 2 बजे तक आ जाऊंगी। मोहिनी रोज की तरह गांव के बड़े घरों में काम करने के लिए अभी वो उस कच्चे रास्ते के पास ही पहुंची थी कि तभी उसको वही सांस लेने की आवाज सुनाई दी जो उसको परेशान किए। अभी दिन निकला हुआ था तो उसने हिम्मत करके उस रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिए। मोहिनी, चली जाओ, चली जाओ। ये आवाज सुनकर वो डर गई और तेजी से वहां से भाग निकली। उसके बाद वो एक घर में पहुंची जहां आज सिर्फ घर का मालिक वीरेंद्र बैठा। वीरेंद्र मोहिनी को बहुत गंदी नजर से देख रहा था, लेकिन फिर भी मोहिनी किचन में जाकर अपने कामों में लग गई कि तभी वीरेंद्र भी वहां आ पहुंचा। अरे मोहिनी, ये काम बाद में करना, पहले जरा मेरे कमरे मैं आपके कमरे की सफाई तभी करूंगी जब मालकिन घर पर होंगी। फिलहाल मुझे किचन का काम करने दीजिए। ये सुनकर वीरेंद्र ने उसका हाथ थाम लिया। अरे ज्यादा बुकबक क्यों करती है? तू यहाँ की नौकरानी है, मेरे कमरे में आने का मौका मिल रहा है तो चढ़ रही है। बेवकूफ, तुझे ये सुनकर मोहिनी ने उसको एक थप्पड़ लगाया और वहां से बाहर निकल गई। कमीना इंसान, इस घर में फिर कभी काम करने नहीं। ये सोचकर वो दूसरे घर में काम करने चली गई और इसी तरह घर घर काम करते हुए उसे 2 बजे वो अपने घर पहुंच गई। उसी रात तकरीबन 10 बजे मोहिनी की खिड़की से वही सांस लेने की आवाज सुनाई दी। जिसका दिमाग बहुत गर्म था, इसलिए वो तेजी से घर से निकली और घर के पीछे उसी मैदान में पहुंच गई। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? कोई इंसान हो या जानवर? क्यों परेशान कर रहे हो? झाड़ियां अपने आप हिलने लगी और कुछ ही देर बाद वहां से एक आकृति निकली जिसे देखकर मोहिनी की सांस और धड़कन मानो रुक सी गई हो और उसकी आंखें खौफ से फटी रह गईं। उसके हाथ और पैरों के नाखून तकरीबन 3-3 इंच के थे और दांत पिशाचों के जैसे थे और पूरा शरीर लाल। वो इंसान और जानवर का एक मिश्रण लग रहा था। मेरी मोहिनी, आ जाओ। वो तेजी से मोहिनी की तरफ बढ़ा और उसको कसकर गले लगा लिया। मोहिनी उसके इस तरह अचानक सामने आ जाने की वजह से खौफ में थी और इसी खौफ से वो बेहोश हो गई। इस समय वीरेंद्र अपने घर में बैठा हुआ शराब पी रहा था और तभी उसका दरवाजा खुल गया। उसने देखा कि नीली साड़ी पहने हुए मोहिनी मुस्कुराती हुई उसके पास आ रही है। मोहिनी, तुम? मैंने घर जाकर आपके प्रस्ताव के बारे में सोचा और ये हल निकला कि आपके साथ कुछ पल गुजारने पर मुझे फायदा हो सकता है, तो मुझे आपकी बात मान ली। ये सुनकर वीरेंद्र की आंखों में चमक उतर आई और उसने ऊपर से नीचे तक मोहिनी को देखा। नीली साड़ी में चमकता हुआ गोरा बदन किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी था। मेरे साथ आइए। वो मुड़कर बाहर की तरफ चलने लगी और वीरेंद्र भी अब उसके पीछे पीछे तेज तेज कदम बढ़ा रही थी और आंखों में हवस लिए वीरेंद्र भी उसका पीछा कर रहा था। आखिर में वो उसी कच्चे रास्ते पर पहुंची। अरे यहाँ कहाँ जा रही हो? ये मौत का रास्ता है, वापस आ जाओ। अगर मेरा प्यार पाना चाहते हैं तो यही जगह ठीक है, यहाँ कोई नहीं आएगा। अब वीरेंद्र भी बेझिझक उसके लिए एक जगह जाकर रुक गई और हाथ के इशारे से उसको अपने करीब बुलाने लगी। वीरेंद्र भी उसकी तरफ तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही उसको ये आवाज सुनाई दी वो चौंक पड़ा। सांस लेने की ये आवाज बढ़ती ही जा रही थी और अचानक ब्रह्म दैत्य आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो भागने को पलटता, इससे पहले ही ब्रह्म दैत्य उस पर झपट पड़ा
और उसका कंधा चीरकर उसका मांस चबाने लगा। उसकी तेज चीख सुनकर मोहिनी के ऊपर हुआ सम्मोहन टूट गया और वो अपने सेंस में आ गई। सामने ब्रह्म दैत्य और वीरेंद्र की लाश देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। तुमको जो भी पाने की कोशिश करेगा मैं उसका यही हाल, तुम बस मेरी हो।